ओके, सो 8, 9, 10, 11 का मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसको देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो अगले बार करेंगे। ओके, तो आज अभी स्टार्ट कर देते हैं केमिकल इक्वेशन। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक रेशियो बताता है ना, जैसे कि ए मोल A+2B gives out C, इसका 1 मोल A reacts with what? 2 moles of B to form 3 moles of C. ये एक रेशियो गिवन है, तो तुम्हें एक का मोल दे दिया जाए तो इससे बाकी अदर का मोल तुम्हें निकालना आना चाहिए। जैसे कि 3C लिख दे, 3 ए का 5 मोल दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना फॉर्म हुआ? दोनों आंसर कितना होगा, कॉमा करके बताओ। जिसको मालूम होगा बता देगा, जिसको ये मालूम है तो पूरा एक चैप्टर उसका कंप्लीट है। अरे इतने लोग हैं, करीब 8-10 लोगों ने आंसर कर दिया। मतलब केमिकल इक्वेशन पढ़ा हुआ तुम लोग का? रिया, सिद्धि, कृष, आदित्य, त्रिषा, वंश, शार्दुल थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, मनित भी थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, निर्मित भी। हाँ, 10, 15 करेक्ट। ये जिसको आ गया बस हो गया, ये चैप्टर ही हो गया। 3 पार्ट तो है ही, एक है मोल कंसेप्ट, दूसरा केमिकल इक्वेशन, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। बाकी उसके साथ छोटे मोटे साइड वाले कंसेप्ट, वो मालूम है चाहे नहीं मालूम है मैटर नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक रेशियो है, 1 मोल ऑफ ए reacts with 2 moles of B. So 5 मोल ऑफ A reacts with, एक मोल के लिए 2 मोल B चाहिए, तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए, 10 मोल ना, यहाँ पे आ जाएगा 10 मोल। क्यों, एक रेशियो है 1:2 का, ए का 1 मोल तो बी का 2 लेना है, यही रेशियो है ना 1:2 के रेशियो में, तो 5 मोल है तो इस 2 व्हाट, ये क्या होगा? और ये कितना होगा 1 मोल के लिए, एक मोल से ये 3C था ना यहाँ पे, हाँ 1 मोल से 3 मोल बनता है, ऊपर 3C था, यहाँ लिखने में C लिख दिया था मैंने। तो 5 मोल से कितना हो जाएगा 15, इसीलिए कुछ लोगों ने आंसर 5 कर दिया था। ओके, 15 मोल। तो इसका रिलेशन कैसे फाइंड करोगे, 1/2 ये रेशियो है, तो 5/what, x = 10। ये सही से समझ लेना, इसी को आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। और ये रेशियो क्या, 1/3, ए का 1 मोल तो उसका 3 मोल, 5/y, y = 15, या यूनिटरी मेथड, 1 मोल ऑफ ए reacts with 2 moles of B. So 5 mole of A reacts with what? 2/1 into 5, 10. क्लियर है सबको? ओके, सो सेम कंसेप्ट को यहाँ पे करें, A+2B gives out 3C। मान लो कि B का तुम्हें दे दिया गया कुछ 30 मोल, तो इससे रिएक्ट करने के लिए A का कितना मोल चाहिए और C कितना बनेगा?
सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, सबने बता दिया, गुड। ये क्या है कि ये 1:2 का रेशियो है, मतलब बी का 2 मोल है तो ए का 1 मोल है, बस यही रेशियो समझना, ये रेशियो समझ में आ गया, बस हो गया काम अपना। ये एक रिलेशन है कि ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट करता है, एक रूल है, एक रूल गिवन है तुम्हें 30 मोल से फिर कितना चाहिए। ये तुम्हें मालूम रेशियो क्या है, 2 मोल के लिए 1 मोल ए का रिक्वायरमेंट है, जिसका दिया हुआ है, फिर भी कई लोगों को डाउट होगा इसमें, इसलिए लिख देता हूँ, 2 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी reacts with 1 mole of C, 1 mole of A to form 3 moles of C, यही होगा ना। So 1 mole of B reacts with what, half mole of A to form what, 3/2 mole of C, यही होगा ना। So 30 mole of B reacts with what, 1/2 into 30 mole of A to form 3/2 into 30 mole of B, ये कितना होगा 15 mole of A, और ये हो जाएगा 45 mole of C। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 इक्वल टू x/30, और यहाँ क्या हो जाएगा रेशियो, बी और सी का रेशियो क्या है 2:3, तो 30:y। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और सी किस रेशियो में रहते हैं 2:3, ये 30 है तो कितना होगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3/2 into 30, जैसे तुम कंफर्टेबल हो करो, बट इतना सब ना लिखना पड़े, इसलिए एक स्टेप डायरेक्ट लर्न करें, ये स्टेप सही से समझ लो और लर्न कर लेना। जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, ए का मोल निकालना है तो ए का कोएफिशिएंट ऊपर कितना होगा 1, भाई जिसके थ्रू निकालना है, बी के थ्रू निकालना है ना, उसका कोएफिशिएंट नीचे 1/2 इनटू उसका नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि पूरा इस पे चैप्टर ही है बहुत बड़ा, तो ये रेशियो याद कर लो, एक बार में लिख पाओगे। जिसका कोएफिशिएंट, जिसका मोल्स निकालना उसका कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में लिखना, जिसका कोएफिशिएंट, जिसका मोल दिया हुआ उसका कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में लिखना, तो 1/2 हो गया इनटू 30, इसका क्या होगा कोएफिशिएंट 3/2 इनटू 30। समझ में आया, जिसका भी निकालना होगा उसका कोएफिशिएंट ऊपर रखना, बस ये याद रखो। रीजन ए रेशियो कि 2 मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ए, तो 1 मोल रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ ए, तो 30 रिएक्ट्स विद हाफ इनटू 30। अब एक दूसरा क्वेश्चन इस पर करें, $15 mole of B reacts with how many moles of A and how many moles of C are formed? Okay, good. Hmm, 1025. इतना लेट क्यों साहिब, तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हुआ? यस साहिब, इतना लेट क्यों है? मेरा यूजर आईडी पासवर्ड हर बार वही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो देखो, अब तो ये चल, अब रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, हाँ ये क्या है अब समझो, 3 मोल्स ऑफ बी,
हाँ साहिब समझो, तुम्हारे लिए फिर से समझा दे रहा हूँ। 3 moles of B reacts with 2 moles of A, यही रेशियो है ना। तो 1 mole of B reacts with 2 by 3 moles of A, so 15 mole reacts with 2 by 3 into 15। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड होगा 2 by 3 into 15। जिसका कोई निकालना है नंबर ऑफ मोल, वो कोएफिशिएंट ऊपर रखो, 2 ऊपर रखो भाई। जिसके 3 निकालना है 3 नीचे रखो। तो रेशियो 2 by 3 के रेशियो में बनेगा ये into 15। ये क्या बनेगा, 3 से 5 मोल, तो 1 से 5 by 3, so 15 से 5 by 3 into 15। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड कितना होगा, 2 by 3 into 15। and number of moles of C formed 5 by 3 into 15 mole। ये क्लियर हुआ कैसे करना है? हाँ साहिब तुम्हें क्लियर हुआ ये जो मैं बता रहा हूँ? रेशियो निकालना बता रहे हैं हम लोग कि एक का मोल मालूम है तो दूसरे का मोल कैसे आएगा। हाँ तो 3 मोल्स ऑफ बी से 5 मोल ऑफ सी बनता है, तो 1 मोल ऑफ बी से 5 by 3 मोल ऑफ सी बनेगा। तो 15 मोल से 5 by 3 into 15। तो ये याद रखना, जिसका चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर 5, भाई जिसके थ्रू चाहिए वो कोएफिशिएंट नीचे 3 into 15। ओके इस पे करें। N2 gas plus 3H2 gas gives out 2NH3 gas। तो N2 गैस का 1 molecule reacts with what, 3 molecules। तो इसका कितना बन जाएगा, 2 molecules ना। तो इसका 10 molecule रेशियो तो वही है, will react with 30 molecules to form 20 molecules। तो into Na कर दोगे तो Na molecule reacts with 3 Na molecules to form 2 Na molecule। Na molecule मतलब 1 mole, 1 mole reacts with 3 mole to form इसका 2 mole। तो mole concept is valid in terms of what, mole in terms of molecule। ये रेशियो क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट है, इनिशियल क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है कि N2 का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। क्वेश्चन नहीं है ये, कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं कि 1 मोल N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, इससे क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ NH3 ना। सो 10 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद व्हाट, 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ये रेशियो हो गया। तो Na मॉलिक्यूल्स कितना होगा, इसका 10 रिएक्ट्स विद 30, 1 3 से रिएक्ट कर रहा है ना। तो वे अब पुराने क्वेश्चन में मत जाओ, जो पूछना था उस समय। मान लो कि मैं कोई न्यू कंसेप्ट समझा रहा हूं तो इसके बीच में ये मत बोलो कि फिर पहले कोई पुराना क्वेश्चन था उसको बताओ, ऐसे नहीं। सो व्हाट विल हैपन कि बार बार हम लोग बैक जाएंगे, कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। अब उसे रिकॉर्डेड सेशन में देखो, जो डाउट मैं पूछ लेता हूँ कि ये समझ में आया कि नहीं, यस नो, तो उस समय सबने यस बोल दिया, तब आगे जाते हम लोग, फिर उस पर डाउट क्रिएट नहीं। उसे एक बार सेशन में देख लो, नहीं तो कितने बार मैं बैक जा जाके करूंगा। हाँ तो अभी खैर वही चल ही रहा है, वो रेशियो निकालना ना कि एक का मॉलिक्यूल मालूम है तो दूसरे का कैसे निकालेंगे, फिर से बता देता हूँ। देखो, इसका एक मॉलिक्यूल इसका 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बना, यही है ना। ये रेशियो 1:3 का है, तो 10 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद 30 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल इसका 300 से रिएक्ट करेगा, यही रेशियो चाहिए हम लोग को। इसका 200 आएगा। Na मॉलिक्यूल लोगे तो इसका 3Na से रिएक्ट करेगा, इसका क्या बनेगा, 2Na। Na मॉलिक्यूल मतलब इसका 1 मोल रिएक्ट्स विद व्हाट, 3 मोल टू फॉर्म इसका 2 मोल, यही है ना। ओके okay. तो 1 मोल के लिए इतना हो गया था। अब एक रिलेशन आएगा हम लोग का, उसका नंबर ऑफ मोल्स, हाँ 1 मोल का मास कितना हो गया,
1 मोल N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल, तो 1 मोल N2 कितना हो गया 28 ग्राम, रिएक्ट्स विद व्हाट 3 moles of H2, 3 mole H2 का मास 3 into 2 6 ग्राम to form 2 into NH3, 2 into NH3 का मास कितना होता है 14 plus 3 17, मतलब 34 ग्राम। ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1 मोल N2, तो 1 मोल N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 28 ना, रिएक्ट्स विद 3 moles of H2, तो एक H2 2 ग्राम का आता है, 3 मोल 6 ग्राम का होगा, to form 2 mole of NH3, 2 into 17 मतलब 34 ग्राम NH3, 28 ग्राम इसका 6 ग्राम से रिएक्ट करके उसका 34 ग्राम आता है, यही है ना। क्लियर। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसका 1 ग्राम रिएक्ट्स विद 3 ग्राम टू फॉर्म 2 ग्राम, ये पूछ लेता है, ये नहीं होगा, ये मोल्स के टर्म में वैलिड है, मास के टर्म में नहीं। नहीं तो 1 ग्राम N2 3 ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा है, तब तो 4 ग्राम हो गया, 4 ग्राम से 2 ग्राम पे कैसे आ सकता है, ये क्या है, ये वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। क्योंकि मास इनिशियली तुमने 4 ग्राम लिया 1 + 3, तो बाद में 2 ग्राम कैसे आ सकता है, मास तो 4 ग्राम ही रहना चाहिए ना। तो रिएक्शन हम लोग मास किसी का नहीं घटा सकते। तुमने एक रिएक्टेंट 20 ग्राम लिया, एक 50 ग्राम लिया था, तो 70 ग्राम है तो थ्रू आउट 70 ग्राम रहेगा, मास कभी कम नहीं होगा। वो पूरा प्रोडक्ट बन जाए तो आधा रिएक्शन हो जाए तो जितना हैवी है उतना ही हैवी रहेगा। ओके, और एक इक्वेशन आएगा हम लोग का आइडियल गैस लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये अभी बताएंगे हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल टू पी, गिवन क्या है वी एंड टी आर कांस्टेंट, आर क्या है वो भी एक कांस्टेंट है, तो इसको अभी डील करते हैं। बट अभी तो ये समझ में आ जाओ नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर का प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर का प्रोपोर्शनल हो गया था नंबर ऑफ मोल्स, जैसे 1 मोल है इसको 1 atm प्रेशर भी लिख सकते हैं। 1 atm प्रेशर इसके कितने से रिएक्ट करेगा 3 atm प्रेशर से टू फॉर्म इसका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 1 बार इसके 3 बार से रिएक्ट करके इसका 2 बार आएगा। मतलब ये वैलिड जो रिलेशन हो गया, सिंस क्या हो गया इसका रिलेशन क्या हो गया, P is proportional to N for same what V and T। यदि ऑल गैसेस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो इसको प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हो, और इसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसका 1 लीटर रिएक्ट्स विद इसका 3 लीटर, तो इसका 2 लीटर होता है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता है। तो V is proportional to N भी हो सकता है। क्या क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, P and T आर सेम, सबका P और T सेम होगा तो ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी एक रिलेशन है, आइडियल गैस लॉ, एन नंबर ऑफ मोल है, पी प्रेशर है, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल यदि 1:3 का है तो प्रेशर भी 1:3 ले सकते हो, मतलब इसका 1 mm of Hg इसका 3 mm of Hg से रिएक्ट करेगा, इसका 1 बार इसका 3 बार से रिएक्ट करेगा, इसका 1 atm इसका 3 atm से रिएक्ट करेगा, रेशियो 1:3 होगा। इसको प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो, तो ये 1 atm 3 atm से रिएक्ट करके 2 atm आएगा। इसका यूज केमिकल इक्विलिब्रियम में करेंगे हम लोग। और वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसका 1 लीटर इसका 3 लीटर से रिएक्ट करके इसका 2 लीटर हो गया। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, ये कब होगा, V is proportional to N for the same pressure and same temperature। मतलब N2 गैस भी मान लो 50 atm पे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, H2 भी 50 atm और 25 पे है, NH3 भी 50 atm और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा हुआ है। क्लियर। तब जाके वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हो कि 1 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 लीटर ऑफ H2। वॉल्यूम के टर्म में कब लिखेंगे, जब 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट करेगा, गिवन कि सारे गैसेस सेम प्रेशर को, एक कंटेनर इमेजिन करो, N2 गैस भी मान लो दिया हुआ है 20 atm पे, H2 भी 20 atm पे और NH3 भी 20 atm पे, तब वो जाके टेम्परेचर भी सेम रख दिया गया, प्रेशर टेम्परेचर सबका सेम है, तब उसका 1 लीटर इसके 3 लीटर से रिएक्ट करेगा।
ये पांचों रिलेशन क्लियर हुआ जो मैंने टिक किया है, वो ये पूछ लेता है ये वैलिड है क्या, तो ये इनवैलिड होगा। सोच लो इसमें कोई डाउट है, तब तक देखो और कुछ डाउट भेजा तुम लोगों ने। हाँ मोल के टर्म में हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल हो गया सार्थक कि 1 मोल प्लस 3 मोल इक्वल टू 2 मोल। तो तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल नहीं होता। मोल कंजर्व नहीं होते, मास कंजर्व नहीं होते। इक्वेशन में ही देख लो, इक्वेशन से याद हो जाएगा कि मोल कंजर्व नहीं होता। इसका 1 प्लस 3 4 मोल लोगे, बाद में 2 मोल पे आ गया। 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 3 मोल टू फॉर्म 2 मोल्स। ये दोनों बिल्कुल गायब हो गए। मतलब 28 ग्राम N2 तुमने लिया ना, तो इसका 6 ग्राम H2 से रिएक्ट करके ये 34 ग्राम बन जाएगा। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल नहीं है। उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी नहीं है। जैसे 50 ml 50 ml दो सॉल्यूशन लो, तो दोनों मिक्स करके हो सकता है कि वो 100 ml ना होकर 200 ml आ जाए, 500 ml आ जाए, कुछ भी आ सकता है। वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है। वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता, मास नहीं होता। तो याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही दो है। मास और एनर्जी कंजर्व होता है कहीं भी। हाँ, इसमें आर एक गैस कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी मैं बता देता हूँ क्या क्या है। बट अभी तक क्लियर है ना, पी इज प्रोपोर्शनल टू एन, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन। आर एक गैस कांस्टेंट है। आइडियल गैस लॉ बता देता हूँ, बट इसमें कोई डाउट है जो रेशियो लिखा शब्द पूछ लो ना, फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो मत बताना कि ये नहीं समझ में आया, तो वापस जाओ, अभी सोच लो। वापस आने वाला नहीं, इस पेज में जो जो डाउट है मुझे बताओ। आर गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, भूल जाओ। आर इज ए गैस कांस्टेंट, वो बताता हूँ। मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी पे स्टार्ट करें, हाँ वैल्यू वगैरह। चलो तो ये पेज क्लियर है ना, इसमें कुछ भी नहीं है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। ये सब केवल उसी पे पूछ रहे हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बाकी सब क्लियर है ना। रेशियो में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ तो गैस लॉ स्टार्ट करते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या था। देखो, आइडियल गैस लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये अब ये गैस लॉ कई हैं, वो हम लोग करेंगे उसमें। जो भी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया। गैस लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, वो सब गैस लॉ में करेंगे हम लोग। तो केवल आइडियल गैस लॉ करेंगे। पी क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। वी इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द गैस। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द गैस। और एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एंड आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सारे गैस के लिए एक वैल्यू होगा ये कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का वैल्यू क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ आर करें। वन मोल of an ideal gas at 1 atm pressure and 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273.15 केल्विन, occupies कितना? 22.4 लीटर। ये कंसेप्ट पहले बताया था कि एक मोल एन आइडियल गैस एट एसटीपी। एसटीपी क्या है? 1 एटीएम प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, occupies what? 22.4
liter. 1 mole of an ideal gas at 1 atm pressure and 0 degree centigrade occupies 22.4 liter. So if we go for PV is equal to nRT, pressure क्या होगा? 1 atm, volume 22.4 liter, number of mole 1 mole, R, temperature हो गया 273.15 केल्विन. So R का जो वैल्यू हो गया 20. एनटीपी और एसटीपी गैस लॉ के लिए सेम है. नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा. एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो लिखा रहेगा एनटीपी एंड एसटीपी आर सेम. एसएटीपी अलग होता है. ओके, तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इतना आ गया. तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है? हम लोग को 4 टर्म तो दे दिया उसने. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल. तो यही 4 मालूम चल जाए. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल. तो आर ही बच गया ना. आर का वैल्यू जो आएगा 0.0821 आ जाएगा यहाँ से. R will be 22.4 यूनिट क्या था? एटमॉस्फेयर. यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. लीटर पीवी बाई क्या आ जाएगा? एनटी ना, पर मोल पर केल्विन. ये जो वैल्यू आता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन. ये ऑलमोस्ट कितना हो गया? 1/12. तो ये याद कर लो, इसकी जरूरत है हम लोग को. ठीक है ना? ये पर केल्विन जो लिखा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है. आर का वैल्यू इतना हो गया. आर का वैल्यू 0.0821. ये गैस कांस्टेंट हो गया. 1/12 कहीं कहीं यूज कर सकते हो, बट जब भी आर इतना यूज करोगे प्रेशर शुड बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हेन आर इज इक्वल टू 0.0821, यूनिट क्या हो गया? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन. देन प्रेशर शुड बी इन व्हाट? एटीएम. जब भी रखना प्रेशर एटीएम में. एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर. तो ये अच्छे से याद कर लेना. इतना कहने के बाद भी इसमें रॉन्ग होते रहता है. प्रेशर को तुम किसी और टर्म में रख दोगे, है ना? और टेम्परेचर किस में होना चाहिए? ये ऑलवेज केल्विन. केमिस्ट्री में तुम्हें हर चीज केल्विन में लेकर आना ही है. कोई सिंगल फॉर्मूला डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है. पूरे केमिस्ट्री में 11th-12th में टेम्परेचर को केल्विन में कर देना, बस हो जाएगा. तो प्रेशर को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करें? प्रेशर क्या हो गया? 1 atm मतलब 760 mm ऑफ Hg. मतलब मर्क्यूरी का एक कॉलम बनाया तो उसका हाइट 760 mm आता है. 760 mm मतलब 76 सेंटीमीटर. तो ये बैरोमीटर से होगा. तो ये सब अभी नहीं, बस डेटा लर्न कर लो. ये क्या है, कैसे है गैस लॉ में. यहाँ बस हम लोग को जल्दी से फॉर्मूला करके निकलना है. तो 1 atm इतना हो गया इक्वल टू 101,325 पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और एक होता है 1 बार. 1 बार मतलब हो जाता है 10⁵ पास्कल. तो 1 atm कितना हो गया? 1.01325 बार. तो 1 atm क्या हो गया? एक बिगर क्वांटिटी है. कौन सा? 101,325, 1,01,325. और 1 बार डायरेक्ट 1 लाख है. तो क्या रिलेशन हो गया? 1 बार इज 1 लाख, 1 atm इज 1 लाख 1,325. तो ये 1,325 ज्यादा है, बस यही है ना.
तो 1 ATM कितना हो गया 1.01 into 325 बार। ये क्लियर हो गया। 1 ATM इतना होता है 1.01325 बार। अब बताओ प्रेशर तुम्हें मालूम है 760 mm, सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा। अब 600 mm ऑफ एच जी हो गया तो उसको एटीएम में कैसे करोगे? 760 mm मतलब 1 ATM, तो 600 mm मतलब व्हाट? इट विल बी 600 by 760। अब 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा 80 by 76 ATM। ये सब जल्दी नहीं रहता, देगा तो बस वो पास्कल से इससे डिवाइड करोगे, यही दो ज्यादा रहेगा कि प्रेशर 740 mm लिया तो एटीएम में क्या करोगे 740 by 760। इसको लिख दो। ये क्लियर है इतना जो डिराइव किया जो भी है? सब लिखो यस नो। नो तो स्टेप्स बताओ कौन से स्टेप? ओके, क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो मैंने ये बताया कि एक कैलकुलेशन बता दिया कि 1 ATM इक्वल टू कितना था 760 mm, ये है ना? तो ये क्या करना था 600 mm ऑफ एच मतलब कितना एटीएम, यही लास्ट में बताया कितना होगा 600 by 760, तो ये एटीएम में आ जाएगा ना। जैसे 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो गया तो तुम्हें तो एटीएम में सबको करना है ना, तो इट विल बी 80 by 76, तो एटमॉस्फेयर आ गया वो। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो यदि एमएम में है कोई भी दिया हुआ है तो तुम्हें एमएम में दिया रहेगा तो तुम्हें क्या करना है सिंपली 760 से डिवाइड कर दो तो एटीएम में आ जाएगा। और सेंटीमीटर में दे दिया मिलीमीटर की जगह तो 76 से डिवाइड करना, उससे एटीएम आ जाएगा। तो प्रेशर तो आ जाएगा, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए तो कैलकुलेशन तुम्हें मालूम है। और टेम्परेचर केल्विन में कैसे होता है, कैपिटल टी का क्या रिलेशन होगा? स्मॉल टी 273.15 प्लस टी केल्विन। अब ये टी क्या होगा, ये सेल्सियस में है ना, जैसे टी इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सबको मालूम है। कैपिटल टी कितना होगा 273 प्लस 25 298 केल्विन। 0.15 अवॉइड कर सकते हो, तुम्हें अप्रोक्सीमेटली ही चाहिए सर। 298 को भी 300 ले सकते हो क्वेश्चन में, तो ये केल्विन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हो गया 50 ml ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है ये फॉर्मूला याद कर लेना, अभी नहीं याद होगा। C2H2 को एसिटिलीन बोलते हो। 50 ml ऑफ एसिटिलीन एट 700 ml Hg, और टेम्परेचर जो है उसका दिया हुआ है कुछ ले लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी व्हाट, या मास कितना लोगे उसका, मास ऑफ एसिटिलीन कितना लेंगे कि इतना आएगा। तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर तो कांस्टेंट है, पीवी एनआरटी चार ही का इक्वेशन है ना, तो तुम्हें बस वैल्यू पुट करने आना चाहिए। चार में कोई तीन दिया रहेगा, चौथा बताना है। यहाँ क्या है, प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना है 700, बट ये याद रखो तुम्हें 7 by 760 करके एटीएम में लाना ही है। याद कर लो प्रेशर एटीएम में, मैं बता तो रहा हूँ बट रॉन्ग होते रहेगा तुम लोग को। एटीएम में कन्वर्ट नहीं करोगे, याद करो एटीएम में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम को लीटर में करना है ये भी याद नहीं होगा, इसको दो चार बार रिवाइज करते रहो, मतलब रोज रोज रिवाइज करते लर्न हो जाएगा कि इसको लीटर में करना ही है। यही स्टेप लिस्ट होगा सबका बाद में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स
गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा? C2H2 ना 12 into 2 24 plus 2 26 is the molecular mass। R का वैल्यू फिक्स है 0.0821 और टेम्परेचर 373। इसको भी केल्विन में करना है। केल्विन में करने की तो आदत डाल ही दो, मतलब आगे तक हर चैप्टर में केल्विन में पहले कर ही लोगे। डिग्री सेंटीग्रेड में कोई फॉर्मूला नहीं है केमिस्ट्री में। चलो ये क्लियर हुआ अभी? P इक्वल टू nRT, यस नो ऑल स्टेप्स। हाँ, तो अभी तुम्हें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकालना है और P, V और T दिया रहेगा, तो R तुम्हें याद कर लेना है 0.0821 होता है। R का और भी वैल्यू होता है 8.314 जूल में हो जाता है। अर्ग में 8.314 इंटू 10⁻⁷, बट उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। एसिटिलीन इथाइन है, ETHYN, ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन। C2H2 इथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं, बट इथाइन कोई नहीं बोलता है। एसिटिलीन अभी तक चल रहा, वही चल रहा है। ओके, तो अब बैक टू इक्वेशन आ रहे हैं, जो कुछ लोगों को नहीं समझ आता है, किसी ने डाउट किया था नहीं समझा वो। देखो मैंने बोला कि 3A + 4B गिव्स आउट 7C। फिर से देख लो, जिसको नहीं समझ में आता है, किसी ने डाउट बोला था सर ये नहीं समझा रेशियो लेना, तो वही मेन है, रेशियो लेना ही मेन है, उसी को सिखाना है पूरा ये 1-2 सेशन। एक का मोल दिया है तो बी का कितना मोल रिक्वायरमेंट होगा? नहीं नहीं, ये लिमिटिंग रेजेंट नहीं चल रहा नित्या, तुम बाद में आई क्या? अभी केमिकल इक्वेशन स्टार्ट किया हम लोगों ने। ओके, केमिकल इक्वेशन स्टार्ट किया है। इसमें दिया हुआ कि एक का मोल दिया हुआ तो दूसरे का मोल बताना है। नंबर ऑफ moles of B required to react with 5 moles of A। यही रेशियो बता रहा था, 5 मोल ऑफ A से रिएक्ट करने के लिए B का कितना मोल चाहिए। तो मैंने बताया जिसका मोल चाहिए वो ट्रिक बताया कि अब लर्न करो, है ना? क्यों, वो तो बता दिया था। जिसका भी चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर कितना है 4, बाई जिसके थ्रू चाहिए, किसके थ्रू चाहिए, ए के थ्रू ना, उसका कोएफिशिएंट नीचे। तो रेशियो लिखना सीख जाओ। ये रेशियो किसका है? कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट्स का रेशियो किसका किसका है? कोएफिशिएंट का रेशियो जिसका पूछा हुआ है बी का विथ रेस्पेक्ट टू जिसका मोल दिया हुआ ए 4/3। ये लिखना सबको आना चाहिए। अच्छा, लास्ट समय रॉन्ग हो गया क्या? M/26? हाँ M/26 होगा, देख लेना, वो थोड़ा रॉन्ग हो गया होगा सर। मास बाय मोलर मास 26। अच्छा मैं देख लेता हूँ रॉन्ग है क्या। ये उधर ही बोल देते ना। नहीं ठीक तो M/26, मास बाय 26 ही है। चलो बैक, इधर नहीं, जो बैक टॉपिक पे नहीं जाना, जब हो गया ना उसको वहीं पे क्लियर करो, तो बैक जा जाके फिर इधर वाले कंसेप्ट रुकते रहते हैं। अच्छा देखो, फिर से देखो क्या था। 3 moles of air reacts with 4 mole of B, तो 5 mole of air reacts with what? तो 3 मोल ऑफ ए 4 से रिएक्ट किया तो 1 मोल 4/3 से रिएक्ट करेगा। तो यही रेशियो मैंने बोला लिखना है, एक बार में सीख जाओ। यही पूरे चैप्टर में हम लोगों को करना है। जिसका फाइंड करना उसका मोल का कोएफिशिएंट ऊपर, बाई जिसके थ्रू फाइंड करना उसका कोएफिशिएंट नीचे। पहला क्या है? रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। सबको क्लियर हो गया? इनटू इसका मोल, तो ये क्या होगा 4/3 इंटू 5। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म, तो सी का कितना है कोएफिशिएंट 7 बाई ए का कोएफिशिएंट 3। यही मेन है, रेशियो लिखना है। रेशियो लिखना क्लियर हो रहा है ना कि 7/3 इंटू 5 कर दोगे तो हो जाएगा। मतलब जिसका कोएफिशिएंट चाहिए, जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या है, सी का चाहिए, तो कोएफिशिएंट 7 बाई किसके थ्रू चाहिए, ए के थ्रू 3 इंटू इसका मोल। तो ये रेशियो लिखना सीखो। इसका 7 न्यूमरेटर में जिसका चाहिए, बाई डिनोमिनेटर में जिसके थ्रू चाहिए।
ये रेशियो 7/3 क्यों? इसका एक इक्वेशन 3 मोल ऑफ ए के लिए 7 मोल ऑफ सी, तो 1 मोल के लिए 7/3, तो 5 के लिए 7/3 into 5। तो जिसका भी मोल दे दे, जैसे यही क्वेश्चन कर दें हम लोग, 3a + 4b = 7c। अब इसका तुम्हें दे दिया है कि 21 मोल बी है, तो ए का मोल कितना रिक्वायरमेंट होगा, सी का कितना होगा, तो ये जो रेशियो लिखोगे कितना होगा, कितना होगा ए का मोल? हाँ, हाँ यही मैंने बोला कि सबको नहीं आता लिखना। एक दो आंसर रॉन्ग हुए हैं, बाकी सबका सही है, 63/4। हाँ ओके, देखो तो जो 4 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ए, बी से स्टार्ट करना है क्योंकि बी का मोल दिया है। तुम्हें क्या चाहिए, 21 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए, तो रिलेशन क्या है, 4 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ए ना, so 1 mole of B reacts with what? 1 mole of B reacts with 3/4 मोल। तो यही रेशियो सीखना है, जिसका मोल चाहिए उसका कोएफिशिएंट ऊपर लिखो, सही से याद कर लो, 3 बाई जिसके थ्रू चाहिए वो कोएफिशिएंट नीचे लिखो बाई 4। क्यों आया, 4 मोल ऑफ B reacts with 3 मोल ऑफ A, so 1 mole of B reacts with 3/4, so 21 मोल। और इधर क्या होगा, 4 मोल ऑफ B से 7 मोल ऑफ C बना, तो 1 मोल ऑफ B से 7/4, so 21 मोल से। इतना क्लियर हो गया? अब तुम्हें 3a + 4b यही ले लें 7c। अब इसका 28 मोल बनाना है, तो a कितना लोगे, b कितना लोगे? करेक्ट है सिद्धि, या वेदांत क्रिश आल्सो। ए का रॉन्ग हो रहा है, वेदांत क्रिश का आंसर करेक्ट है। ओके 12 16 करेक्ट, सबका करेक्ट आ रहा है, मतलब ये समझ में आ गया थी। ठीक है, तो देखो ये होगा कैसे, मैंने बताया कि अब एक शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है? अब आंसर देना बंद करो, सबका आंसर आ रहा है। ओके देखो ए का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे लिखे हम लोग, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई व्हाट, ए का कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाई सी के थ्रू चाहिए, तो उसका कोएफिशिएंट 7 इंटू उसका मोल 28, बी का कोएफिशिएंट 4 बाई किसके थ्रू चाहिए, सी के थ्रू चाहिए, 7 इंटू 28। क्लियर हुआ? तो केमिकल इक्वेशन में एक प्रॉब्लम आएगा। हाँ पहले ये सबको क्लियर है, यस नो बता दो, एक स्टेप में लिख पाओगे? ए बी सी में से किसी एक का मोल मालूम है, बाकी का निकालना है। यस यस बताओ, यस यस सबका यस। और हाँ, तो सबका आंसर आ रहा है कि यस है, राइट? ये स्टेप जिसको यदि सही से क्लियर ना हो तो इसको सही से देख लेना, इसमें सब हो गया। जो पहले समझाया ना, पहले एक दो पेज पे यही समझाया, पहला 2 पेज यही है। इस बार उसमें थोड़ा शॉर्ट में समझाया था, इजी में इसमें थोड़ा टफ करके हो गया। हाँ बताओ प्रिशा, क्या डाउट है? हाँ बोलो। Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, can you show the conversions for volume also, like you showed for temperature and pressure? Volume conversion, nothing is needed. No, only milliliter is there, ml is there. From that you have to get the liter.
Okay, और if sir. centimeter cube is there, तो 1 centimeter cube is equal to 1 ml. But ये these all things are not required on the basic concept. This all will be used in the gas laws. Okay, sir. Thank Yeah. हाँ, तो ये मोल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा था. हाँ, एक का मोल मालूम है, ए का मोल मालूम है, तो बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, ये रेशियो आना चाहिए. तो इसका रेशियो हो गया 4/3 इंटू 5, 7/3 इंटू 5. उसका कोएफिशिएंट ऊपर लिखना है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स इंटू मोल. और जिसका फाइंड करना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट 3/4 इंटू 21. ये एक स्टेप में प्रैक्टिस करना, ऐसे शॉर्टेस्ट स्टेप में इतना ही बस लिखना आना चाहिए कि 28 है तो इसका 3/7 इंटू 28. और ये एबीसी किसी एक का दिया हो तो अदर का बता दो. इसमें क्या होगा, केमिकल इक्वेशन एक प्रॉब्लम होगा, तुम्हें इक्वेशन ही नहीं मालूम है, इक्वेशन गेस करना पड़ता है. तुम ट्राई करोगे तो इक्वेशन गेस कर लोगे, ये इक्वेशन होगा. ऐसे पूरे इनऑर्गेनिक में देखोगे तो 200-300 इक्वेशन है जो तुम्हें लर्न करने हैं. इसका मतलब ये नहीं कि अभी पूरा इनऑर्गेनिक लर्न करने लगो. क्वेश्चन को देख के समझो कि उसमें डेटा एनफ होगा कि तुम वो इक्वेशन बता पाओ. फिर भी कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो मैंने भेज दिया है, वो भेज देता हूँ तुम लोग कि कौन कौन से 10-12 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वो इक्वेशन लर्न कर लेना. अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे. फर्स्ट गाइडलाइंस टू सॉल्व केमिकल इक्वेशन. इसके बाद और कोई लेक्चर है? मैथ्स 10 बजे से 10 o'clock टाइमिंग. ओके 10 o'clock ठीक है. देखो केमिकल इक्वेशन क्या हो गया. फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल. पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करो. वो कैसा होगा, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन मास बाय मोलर मास. यदि वॉल्यूम बाय टेस्टीपी पे है तो 22.4 कर दो, आ जाएगा. तो ये सब स्टेप हम लोग कर चुके हैं. मोल कैसे कैलकुलेट करना है. दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कर लिया. दूसरा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. फिर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो. केमिकल इक्वेशन, इफ केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड तो उसे बैलेंस करो. देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर्स यूजिंग रेशियो. यही बताया कि एक का मोल मालूम है तो बैलेंस इक्वेशन से दूसरे का बता सकते हो. ये थर्ड स्टेप हो गया. और चौथा, एक बार सबका मोल आ गया तो नंबर के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए. किसी का मास पूछा है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. वॉल्यूम पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर. तो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप तो मोल कंसेप्ट ही है. तो फिर बचा क्या, वो सोचो. फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप तो मोल कंसेप्ट है. देन ऐश्वर्या, अरे तुम तो 12th के बैच के हो ना. 12th बैच का लेक्चर नहीं है ऐश्वर्या. ओके हाँ, तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा मोल कंसेप्ट है, लास्ट स्टेप मोल कंसेप्ट है.
केवल बीच में क्या सेकंड स्टेप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, थर्ड में एक का मोल दिया और दूसरे निकालना, तो हम लोग का थर्ड स्टेप ही मेन है ना, जो है बस यही मेन है, बाकी सब तो मोल कंसेप्ट वगैरह है। जैसे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ N2, मास पूछा है, नंबर मास और वॉल्यूम कुछ एक ही पूछेगा ना, मास ऑफ N2 required to react with 10 gram of H2. Also calculate the volume of NH3 formed at STP. वॉल्यूम ऑफ NH3 क्या होगा, फॉर्म होगा ना, फॉर्म्ड एट STP क्या होगा, ये देखना तुम्हें, या तो नंबर पूछेगा या मास या वॉल्यूम, कोई एक डेटा दिया होगा। किसका डेटा है अपने पास, मास का डेटा, यही है ना, तो मास का डेटा है, तो उससे पहला कंसेप्ट क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 10/2, 5 मोल H2 है। इक्वेशन से हम लोग को मतलब नहीं, इक्वेशन क्या है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन है बाई मोलर मास 2, 5 मोल हो गया। अब क्या हो जाएगा, N2 + 3H2, अब बैलेंस इक्वेशन लिखें, गिव्स आउट 2 NH3, H2 का 5 मोल है, तो N2 का कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, पहला स्टेप क्लियर है ना, दूसरे स्टेप में बैलेंस लिखा, दूसरा स्टेप भी हो गया। हाँ नित्य बोलो। हाँ बोलो। सर 10/2 कितना आया हमको, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ, पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग ने हाइड्रोजन के एटम्स फाइंड किया इधर, एटम्स नहीं, मोल फाइंड करना है। जैसे मोल में क्या, N2 + 3H2 गिव्स आउट NH3, तो किसी एक का तो मोल चाहिए ना, हाँ एक ना एक डेटा होगा, तो देखो डेटा कौन सा, हाइड्रोजन H2 गैस का डेटा है हाँ 10 ग्राम, तो H2 गैस का मोल निकाल दो। अच्छा, वी हैव इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स, तो हम लोग ने उसे मोल्स में कन्वर्ट किया। हाँ, ओके तो फर्स्ट स्टेप हमेशा जो कुछ भी रहे मोल में लेकर आ जाना। ओके ओके सर, गाइडलाइंस पे चलें, गाइडलाइंस फिर से देख लेते हैं, शायद वो मिस हो रहा होगा। ओके देखो, ओके हाँ ये क्वेश्चन में क्या है देखो, पहला स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन, तो ये तो याद कर लो, जो कुछ भी रहे उसका मोल निकाल लो, उसका नंबर दिया था डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो, मास दिया होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम दिया है तो डिवाइडेड बाय 22.4। क्लियर हुआ, मतलब ये तो याद कर लो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद दूसरा स्टेप, तुम्हारे दिमाग में चारों स्टेप प्लान होना चाहिए, दूसरे स्टेप में बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, तुमने पहले बैलेंस इक्वेशन लिख दिया तो रॉन्ग कर दोगे, ये याद होगा, पहला स्टेप नहीं है वो बैलेंस इक्वेशन लेने की, पहले लिख मत देना, पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो जो भी है। जैसे मान लो H2 गैस दिया हुआ 50 लीटर, तो उसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो, 50 लीटर एट STP, मतलब नंबर ऑफ मोल्स विल बी 50/22.4। इसका मोल इसी तरह से है ना, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, मान लो कि वो जो भी था H2 का मॉलिक्यूल 10:5 मॉलिक्यूल है, तो डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो तो मोल आएगा। तो ये हम लोग सीख चुके हैं नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करना। एक बार नंबर ऑफ मोल आ जाए तो फिर इक्वेशन लिखो। इक्वेशन का काम क्या है कि एक रेशियो बताता है कि एक का मोल मालूम है तो दूसरे का मोल कितना होगा। हाँ, उसके बाद ये थर्ड स्टेप मैंने बताया, यही मेन था
कि जिसका फाइंड करना उसका कोएफिशिएंट ऊपर बाई जिसके थ्रू फाइंड करना उसका कोएफिशिएंट नीचे इनटू नंबर ऑफ मोल्स। और एक बार ये आ जाए तो सबका नंबर ऑफ मोल आ गया तो सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो या मास बता दो या वॉल्यूम बता दो, जो पूछेगा बता दो। एनएमबी में से कुछ तो पूछेगा ही ना। नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, H2 का मोल मालूम है तो N2 का मोल बताना है। N2 का मोल कितना होगा? N2 का मोल कितना होगा? हाँ 5/3, राइट। तो ये बस यही मेन स्टेप है, इसका रेशियो निकालना कैसे लिखना है। इसको बताया कि इतना सोचना नहीं है, स्टेप्स लिख लो। क्या होगा, जिसका मोल चाहिए उसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। उसका N2 का कोएफिशिएंट 1 ही है ना। ये अच्छे से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो एकदम। जिसका मोल निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर बाई जिसके थ्रू फाइंड करना है उसका कोएफिशिएंट नीचे इनटू नंबर ऑफ मोल इतना। और इसका NH3 का कितना होगा? 2। इसका कोएफिशिएंट 2 ही है ना, बाई जिसके थ्रू फाइंड करना है उसका कोएफिशिएंट नीचे 3 इनटू 5। एक बार सबका मोल मालूम चल जाए तो तुम बता सकते हो। तो मास ऑफ N2 कितना होगा? मास ऑफ N2 विल बी 5/3 इंटू 28 ग्राम। और मास ऑफ NH3 विल बी 10/3 मोल आ चुका ना इंटू मोलर मास 17 ग्राम। रेशियो का काम खत्म हो गया थर्ड स्टेप में। ये नहीं, इसका तो वॉल्यूम पूछा था ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP। अच्छा, सब बता देता हूँ। मास ऑफ N2 और ये तो वॉल्यूम ऑफ NH3 पूछा है VNH3। इसका मोल मालूम है कितना? 10/3 इंटू 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 पूछता तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? 10/3 इंटू N है। अब देखो कि नंबर पूछा है कि मास पूछा है कि वॉल्यूम पूछा है, तो ये तीनों में से कोई फॉर्मूला। तो स्टेप्स क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी हो उसका मोल ले लो। जिसका भी कुछ ना कुछ डेटा होगा, नंबर मास वॉल्यूम, कोई एक सब्सटेंस होगा उसका नंबर मास या वॉल्यूम होगा। ये स्टेप्स एकदम अच्छे से याद कर लेना। उसका नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद इक्वेशन बैलेंस करके लिखो। फिर जिसका मोल तुमने निकाला उसके थ्रू अदर्स का मोल निकाल लो। फिर अदर्स के बारे में या तो उसका नंबर पूछेगा या मास पूछेगा या वॉल्यूम पूछेगा। जैसे N2 का 5/3 मोल आ चुका, अब इक्वेशन भूल जाओ, इक्वेशन का काम खत्म। फिर से वापस मोल कंसेप्ट। 5/3 मोल N2 है तो इसका मास कितना होगा? 5/3 इंटू 28 ग्राम मोलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा तो 5/3 इंटू N है। वॉल्यूम ऑफ N2 पूछा है STP तो 5/3 इंटू 22.4 लीटर। नंबर मास या वॉल्यूम यही तीन पूछेगा ना, और क्या पूछ सकता। उसी तरह दूसरे का NH3 का 10/3 आ गया। इसका भी जो भी पूछे, इसका मास पूछा था 10/3 इंटू 17, वॉल्यूम पूछा था 10/3 इंटू 22.4। ठीक है ना, मास वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो 10/3 इंटू एवोगाड्रो। ये क्लियर हुआ? यस नो? तो स्टेप्स क्लियर रहेंगे तो कर लोगे। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ Mg required to react with 40 gram of oxygen? MMGO form is equal to what? ये भी हो गया। फर्स्ट स्टेप, किसका मोल दिया हुआ है? 40 ग्राम ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ O2 कितना होगा? हमेशा याद रखना है यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कहीं नहीं रिएक्ट करता, हर जगह O2 ही होता है। हाँ राइट, फर्स्ट स्टेप सबको याद आ जाना चाहिए कि जो दिया उसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। तो O2 ही होता है नेचर में ना, तो O2 ही लेना 40/32। सेकेंड स्टेप, कोई भी स्टेप आगे पीछे किया ना तो रॉन्ग हो जाएगा, पहले जैसे इक्वेशन लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। 2 mg plus O2 gives out 2 MgO। सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर एक का मोल मालूम है, दूसरे का बताना है। इसका मोल मालूम है किसका? O2 का 40/32 मोल। इसका कितना होगा mg का? 2। इसका कोएफिशिएंट बाई O2 का 1 इंटू 40/32 मोल। और इसका भी सेम आ जाएगा ना, 2/1 इंटू 40/32 मोल। तो ये कितना हो जाएगा? 80/32 मोल मैग्नीशियम है, तो इंटू 24 कर दोगे तो इतना ग्राम होगा। और इसका कितना होगा? 80/32 मोल इंटू इसका 24 प्लस 16 ग्राम। MgO का 10/4 आ रहा है क्या? कैलकुलेशन नहीं, ये रेशियो क्लियर है ना कि रेशियो में कुछ रॉन्ग है? जो 10/4 तुमने कैलकुलेट किया क्या? 4। हाँ 10/4 ही है रेशियो, ठीक है, वो सब कैलकुलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जो स्टेप्स लिखे? सेकंड स्टेप मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 होता है नंबर ऑफ मोल, स्टेप 2 होता है बैलेंस इक्वेशन, थर्ड है रेशियो निकालना, फोर्थ होता है जो चाहिए नंबर मास वॉल्यूम निकालना। तो कौन सा स्टेप बोल लो? सेकंड बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन लिखने में क्या है? 2 mg plus O2 gives out 2 MgO दिया ना, व्हाट इज द मास ऑफ mg required to react with 40 gram of oxygen? What is the mass of mg required to react with 40 gram of oxygen? तो उसमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है, mg plus O2 gives out MgO, तो बैलेंस करो 2 mg plus O2 gives out 2 MgO। तो सेकेंड स्टेप में क्या डाउट है बैलेंस लिखने में? कुछ और डाउट होगा तुम्हारा? हाँ क्या डाउट आ रहा है बताओ सही से। हाँ सार्थक, सेकेंड स्टेप। हाँ फर्स्ट स्टेप था मोल कैलकुलेट करो, दूसरा स्टेप है बैलेंस इक्वेशन लिखो। उसने क्या दिया? mg रिएक्ट्स विथ O2, mg plus O2 गिव्स आउट MgO, फिर बैलेंस कर दिया। थर्ड स्टेप है कि एक का मोल मालूम है, किसका? O2 को मालूम है। कैसे बैलेंस इक्वेशन लिखना है तुम्हें गेस करना पड़ेगा। उसने दिया कि mg रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ O2, मतलब mg और O2 रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए कि MgO ही होता है, MgO2 MgO3 नहीं होता। mg plus O2 MgO है। तो एक का मोल मालूम है O2 का, mg का मोल उससे आ जाएगा, ऑक्सीजन से mg का मोल आ जाता है, फिर उससे MgO का मोल है। एक बार सबका मोल आ गया तो जो भी पूछा नंबर मास और वॉल्यूम का, फिर से तो मोल कंसेप्ट हो गया। नंबर पूछा था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, मास पूछा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, वॉल्यूम पूछा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। यही है ना? क्लियर हो गया सबको? यस नो?